नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं कुछ तो है। पारस मणि यानी कि पौराणिक कथाओं का वो पत्थर जो लोहे को सोने में बदल सकता है। ये कहानियां भले ही हमें एक फसाना जैसी लगे, लेकिन देश में एक जगह ऐसी है जहां आज भी लोग पारस मणि के होने का दावा करते हैं। ये दावे जितने हैरान कर देने वाले हैं, उतने ही हैरत अंगेज भी। इन दावों की वजह ऐतिहासिक कहानियों को पढ़ा तो पता चला कि पारस मणि का आखिरी जिक्र राजस्थान के ही एक रियासत में हुआ। अब बारी थी इस चमत्कारी मणि को तलाशने की। यकीन मानिए, हमारी इस तफ्तीश में हमने जो कुछ भी देखा वो आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये शाहाबाद का किला है, राजस्थान की एक पुरानी रियासत। लोगों ने बताया था कि यहां की मिट्टी आज भी सोना उगलती है। कुछ रोज पहले हमने खुद पड़ताल भी की तो मशीनों का इशारा देखकर होश उड़ गए। इस वैज्ञानिक पड़ताल का नतीजा देखने से पहले उस राज को समझना जरूरी है जो सदियों से यहां की मिट्टी में दफन है, कि अगर इस किले में सोने का खजाना है तो वो सोना आया कहां से? क्या यह सब कुछ किसी जादुई पत्थर का करिश्मा था? हमें इस कहानी का पिछला सिरा मिला राजस्थान की एक और रियासत तिमनगढ़ के किले से। ग्यारहवीं शताब्दी की ऐसी सल्तनत जो बार बार लुटी और बार बार बसी। वजह किला नहीं था, वजह था वो पारस पत्थर जो इस किले के राजा के पास था। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर लेकर चलेंगे जिसकी खोज जुड़ी है पारस पत्थर से और जिस कहानी में एक अहम किरदार है भगवान कृष्ण का। इस किले का रिश्ता है यदुवंशी राजाओं से, यानी भगवान कृष्ण के वंशजों से। इतिहास के पन्नों में पारस पत्थर का आखिरी जिक्र इसी किले में मिलता है। किले के भीतर जाने से पहले यहां की कहानी को समझते हैं। बात 12वीं शताब्दी के आसपास की है, जब इस किले में राजा तिमनपाल का राज था। ऐतिहासिक कहानियों को माने तो राजा तिमनपाल के पास एक जादुई पत्थर था, लोहे को सोने में बदलने वाला पत्थर, शायद पारस पत्थर। पारस पत्थर हो, सोना बनाने की विधि हो, कुछ भी है, लेकिन थे उनके पास, ये निश्चित है। सच्चाई तो बताते पहले का पारस पत्थर था। इन दावों को हंसी में उड़ाने से पहले हमने तिमनगढ़ के बारे में थोड़ी और जानकारी जुटाई और पता चला कि अफगानी शासक मोहम्मद गौरी ने भी तिमनगढ़ किले पर हमला किया था। लेकिन सवाल जो सबसे बड़ा आज तक हिस्टोरियंस को भी बैफल करता रहा है, जो उनको परेशान करता रहा है, सोचने पे मजबूर करता रहा है, वो ये कि आखिर गौरी को यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। तिमनगढ़ एक छोटी सी रियासत थी, एक ऐसी रियासत थी तो स्ट्रैटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं थी, बहुत ज़्यादा इसका मान नहीं था। मतलब आपके जो असल हिस्से हैं आगरा, दिल्ली, उनसे इसका कोई ख़ास लेना देना नहीं था। ऐसे में तिमनगढ़ पर कब्ज़ा करना क्यों ज़रूरी था? इसीलिए ज़्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि तिमनगढ़ पर आने की सबसे बड़ी वजह थी वो पारस पत्थर या फिर सोना बनाने का वो फॉर्मूला जो राजा तिमनपाल के पास मौजूद था। कहते हैं जब मोहम्मद गौरी ने किले पर हमला किया तो पारस पत्थर को बचाना सबसे बड़ी चुनौती थी। दुश्मनों से बचाने के लिए राजा तिमनपाल ने पारस पत्थर अपने पुरोहित को दे दिया, लेकिन पुरोहित ने पारस मणि को कोई मामूली पत्थर समझकर किले के पास बने एक सरोवर में फेंक दिया। पता चला कि तिमनगढ़ किले के पास वो झील आज भी है और दावा है कि वो पारस पत्थर आज भी उस झील में छिपा है। तिमनगढ़ से जुड़ी जो सबसे पॉपुलर, सबसे चर्चित कहानी है वो यही है कि राजा ने अपने पुरोहित को पारस पत्थर दिया और पुरोहित ने उसे पत्थर समझकर इस सरोवर में फेंक दिया। जब राजा को ये बात पता चली तो उसके बाद इस सरोवर में, इस पानी में
हाथियों को चलाया गया। उन हाथियों पे लोहे की जंजीरें थी ताकि पारस पत्थर को तलाशा जा सके। पूरा दिन ये काम चलता रहा, पारस पत्थर नहीं मिला। लेकिन उसके बाद जब हाथी बाहर आए तो उनमें से एक हाथी की लोहे की चेन सोने में तब्दील हो चुकी थी। यानी कहीं ना कहीं वो पारस पत्थर मौजूद था जिसने उस चेन को छुआ और वो चेन सोने में तब्दील हो गई। लेकिन वो पत्थर आज कहाँ है ये किसी को नहीं पता। जो कल तक सोने सा चमकता था, आज मलबे के अलावा कुछ भी नहीं। जहां नजर जाती सिर्फ पत्थरों का ढेर दिखाई देता, जो बता रहा था कि खजाने और पारस पत्थर की तलाश की यहां अनगिनत कोशिश हुई है। और लोग मानते हैं कि यहाँ के राजा कर में पुराना लोहा लेते थे और उसको सोने में बदलते थे, इसीलिए एक एक चीज यहाँ की एक एक कील तक लोगों ने निकाल ली है। लोग बता रहे थे कि इस किले के कई तल हैं। पहला तल जो दिखाई देता है, दूसरा तल जो लोगों की खुदाई में सामने आया, और बाकी तल जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। इस किले की पड़ताल में हमें कुछ तहखाने भी दिखे जो सदियों तक लोगों के सामने नहीं आए, लेकिन अब यहां भी लोगों की नजर पड़ चुकी है। ये एक गड्ढा है, रास्ता है जमीन के नीचे जाने का, जो अंदर इसके मंजिल है और ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है। अंदर खतरे कैसे होंगे नहीं पता, लेकिन फिर भी हम एक बार कोशिश करके देख रहे हैं। आपकी हिम्मत को मैं दाद दे रहा हूं कि आप हमारे साथ ये करने को राजी हैं। आइए चलिए। नीचे आए तो पता चला कि उस दौर में ये कोई गुप्त कमरा रहा होगा। लोगों का अनुमान है कि शायद ऐसे ही तहखानों में खजाना छिपाया जाता हो। तो अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां से आगे जाने का रास्ता नहीं है। ये आप देखिए, पत्थर की दीवार है और ये पूरा एरिया इसी तरह की पत्थरों की दीवार से बना हुआ है। मुझे ये बताइए, यहाँ पे क्या हो सकता है? अब या तो इसमें खजाना भी हो सकता है या फिर बारूद के रखने का भी जगह गोदाम हो सकता है। आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हम वापस आए और दूसरे इलाकों की पड़ताल शुरू की। सच की तलाश में हमारा अगला पड़ाव था इस किले के वारिस यानी करौली का राजघराना, जहां हमारी मुलाकात हुई तिमनगढ़ के राजाओं के वंशज कृष्णचंद्र पाल से। उन्होंने बताया कि पारस पत्थर की कहानी उन्होंने भी सुनी है। पारस की स्टोरी यहाँ के अलावा और जगह भी कई बार जगह सुनने को मिलती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं है। तो पता नहीं, कुछ ना कुछ या तो उस टाइम में कुछ ऐसी कोई हो सकता है, इतने सिंपल वे में नहीं, पर कोई एक टेक्निक या ऐसा कोई साइंस उनके पास रहा होगा जिससे कि वो सोना बना सकते थे या निकाल सकते थे। यहां आकर पता चला कि तिमनगढ़ पर कई शासकों का राज रहा। यहां अकूत खजाना था, इसके भी प्रमाण मिले। उस राजघराने के वंशज मानते हैं कि शायद विदेशी शासकों से बचाने के लिए राजा तिमनपाल ने वो खजाना आसपास की रियासतों को दिया था। तिमनगढ़ की कहानी जहां खत्म होती है, वहां शुरू होती है शाहाबाद की कहानी। शाहाबाद के किले के बारे में बहुत से लोग कुछ नहीं जानते, लेकिन जो जानते हैं वो पूरे दावे के साथ कहते हैं कि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा खजाना छुपा है। तिमनगढ़ के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि सदियां बीत जाने के बाद भी यहाँ की मिट्टी सोना उगलती है। यहाँ लोगों को अब भी सोने के गहने या सिक्के मिल जाते हैं। शाहाबाद का किला, राजपूतों की रियासत और मुगलों की विरासत का किला, जो एक जमाने में कोटा सल्तनत की राजधानी हुआ करता था। लोगों ने बताया था कि इस किले में खजाने का अकूत भंडार है, शायद वही सोना जिसे पारस पत्थर के करिश्मे से तैयार किया गया था। किले की पड़ताल के लिए हमारी टीम जब शाहाबाद पहुंची तो पता चला कि यहां किसी को भी राह चलते सोना मिल जाता है। देता है जिसको ऊपर वाला छप्पर पाड़ के देता। मुझे मिला 1 चौन्नी 3 रत्ती सोना, बीच रास्ते में जूते की ठोकर से ऊपर आ गया। 6-7 जने साथ थे, सबसे पीछे मैं था, आगे 6 जने जा रहे।
उनकी निगाह में नहीं आया और मेरी ठोकर लगी और मुझे एक बोर सोने का ऊपर में वहाँ जाकर पड़ा तो कि तेरी किस्मत में है, उठा ले। ये दावा करने वाले यहाँ एक नहीं तमाम लोग थे। सफाई करते हैं तो हमको पैसे रोज मिलते थे। हमें दावों पर जितना शक था, लोगों को उतना ही यकीन। अगरबत्ती जलाया अपनी तरफ से, सुबह भागो के निकलोगे तो आपको रुपये 2 रुपये 10 रुपये 5 रुपये कुछ मिलेगा, मिलेगा जरूर। किले में दाखिल होने से पहले हम कुछ जानकारों के पास भी पहुंचे। पता चला कि इस किले में जो दौलत छिपी है वो कहीं बाहर से लाई गई होगी, क्योंकि इस रियासत में इतनी दौलत का होना नामुमकिन था। बिल्कुल हो सकता है। मैं तो कहता हूँ कि पुरानी किसी भी हवेली में हो सकता है। धन रखने का तो जगह हवेलियाँ ही थी और पुराने मकान थे, तो हर पुरानी हवेली और मकान में कहीं ना कहीं खजाना है। बताया गया कि खजाने की सबसे ज्यादा गुंजाइश किले की बावड़ी में है, जिसमें 5 गुप्त तहखाने हैं और हर तहखाने पर एक बड़ा सा ताला। सब कुछ पानी के भीतर है, इसलिए न वहां जाना आसान है न खजाने को हासिल करना। हालांकि पिछले कई बरसों में खजाने के लालची लोगों ने उस बावड़ी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। खजाने के लिए कहते हैं कि जो शाहबाद के किले में बावड़ी है, बावड़ी में मैंने भी खूब अपने आंखों से देखे और शायद अभी भी हों कि तहखाने हैं पानी के भीतर और उनमें ताले लगे हुए मैंने स्वयं ने देखे हैं। अगर ये सच है तो सच का सामने आना भी जरूरी है, इसलिए हम कुछ स्थानीय लोगों के साथ किले में दाखिल हुए। किले की पड़ताल के लिए हमने आधुनिक मशीनों से लैस इंजीनियर्स की एक टीम को बुलाया, लेकिन जब तक वो टीम आती हमने उस रहस्यमय बावड़ी की पड़ताल शुरू कर दी। नवल बावड़ी के ठीक बाहर एक सरकारी बोर्ड लगा था, जिसमें साफ लिखा था कि कुछ वक्त पहले एक रहस्यमय विस्फोट की वजह से बावड़ी के कई रास्ते बंद हो चुके हैं। यही वो चीज़ है जो यहाँ पर रहस्य को और बढ़ाती है। लोगों का मानना है कि ये धमाका हुआ नहीं था, ये धमाका किया गया था, क्योंकि वहाँ पर एक बंद दरवाज़ा था, एक बहुत बड़ा ताला था और उसे खोलने के लिए लोगों ने उसे विस्फोट से उड़ा दिया। लेकिन खजाना उन्हें भी हासिल नहीं हुआ, क्योंकि पूरी बावड़ी नीचे दब गई और साथ ही विस्फोट करने वाले लोग भी अंदर ही दफन हो गए। मतलब ये कि कुछ लोगों ने खजाने के लिए बावड़ी के तहखानों में विस्फोट तक किया ताकि तहखानों में लगा ताला टूट जाए। खैर, बावड़ी के हालात क्या हैं ये भीतर जाने के बाद ही पता चलेगा। उन टूटे फूटे रास्तों के सहारे हम नीचे उतरते रहे। नीचे आकर देखा तो जितना सोचा था हालात उससे भी ज्यादा बुरे थे। पूरी बावड़ी जैसे मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी थी, शायद उन लोगों की वजह से जिन्होंने खजाने को पाने की नाकाम कोशिश की थी। ये बड़े बड़े पत्थर उन सीढ़ियों के अवशेष हैं जिनके सहारे बावड़ी में नीचे तक उतरा जाता था। आपने क्या देखा था यहाँ पर? पहले ये बावड़ी पूरी सुव्यवस्थित थी, इसमें पानी भरा रहता था, ऊपर लेवल तक पानी चला जाता था। बरसात के दिनों में, गर्मियों में भी काफ़ी लेवल तक पानी रहता था। पूरा ये भरा रहता था और पानी इतना साफ और बहुत क्लीन वाटर रहता था, पीने योग्य रहता था। आराम से लोग पीते थे। यहीं जो लकड़ी लेने या सीताफल लेने या घास लेने जो लोग यहाँ आते थे या पिकनिक मनाने, वो इसी बावड़ी में आके पानी पीते थे। ठीक है। पानी खूब रहता था। इधर इस साइड में ये आप देख रहे हैं, ये जो दीवार गिरी हुई है पूरी की पूरी, हाँ, इधर एक गेट हुआ करता था, उस गेट में ताला लगा हुआ था। लोग ऐसा मानना है, लोगों का कहना है, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनका कहना है कि उसी में अंदर तहखाना है और उस तहखाने में ही खजाना और पारस पत्थर जो है वो छुपा हुआ है। इतना साफ था कि इंजीनियर्स की टीम और आधुनिक मशीनों के साथ हमें सबसे ज्यादा पड़ताल इस बावड़ी में करनी होगी। कुछ
देर इंतजार के बाद इंजीनियर्स की टीम भी किले तक आ पहुंची, जिनके पास कुछ ऐसी आधुनिक मशीनें हैं जिनके सहारे ये पता लगाया जाएगा कि इस किले में कोई दौलत है भी या नहीं। तो सर इक्विपमेंट्स वगैरह आ गए हैं हमारे पास, तो इससे हम सारी जानकारी ले सकते हैं। हाँ, इससे ज़मीन के अंदर जो भी होगा 8 फीट तक, हाँ। वो आपको इंडिकेट करेगा ये हाँ। कि ज़मीन के अंदर क्या है। दुनिया भर में जमीन के भीतर धातुओं की तलाश के लिए इन मेटल सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हमने भी की। हम नहीं जानते कि इस मेटल सेंसर पर कितना भरोसा किया जा सकता है, इस तफ्तीश को अंजाम देने वाली मशीन कितनी भरोसेमंद है, लेकिन जो दिखा वो सामने है।